तो हेलो डियर स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग के लेक्चर नंबर 8 में हमने आपको बताया था एरिया अंडर द कर्व कैसे फाइंड किया जाता है और उस पे बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक आपको होमवर्क दिया था और उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपने कर दिया होगा कई स्टूडेंट ने, लेकिन जिन्होंने नहीं कर पाया है उनके लिए हम फिर से एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से यहाँ पे करवाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपके लिए ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखिए स्टूडेंट, कोरोना काल चल रहा है तो मास्क जरूर देखिए। कोरोना काल पे आपको 3 काम बहुत जरूरी करने हैं। नंबर 1 मास्क पहन के रखना है, नंबर 2 गज की दूरी रखनी है और नंबर 3 हाथ बार बार धोते रहना है। ठीक है, और एकांत में बैठिए। हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो मैथ्स गुरुजी एनोटेल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चर विभिन्न संस्थानों में मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, लेकिन उसके लिए जगह होनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि 4-5 को मिटा देते हैं फिलहाल, फिर बाद में इसको लिख देंगे। राइट, 4-5-6 को। अब इन 3 क्वेश्चन के लिए स्पेस है यहाँ पे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करवाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड एरिया बिटवीन y is equal to mod x and x axis between x is equal to -2 से x equal to 2। राइट, अब देखो हिंदी वाले स्टूडेंट देखिए कि फंक्शन y बराबर mod x, फलन y बराबर mod x और x एक्सिस और x बराबर -2 और x बराबर 2, इन चारों के ग्राफ बनाने हैं और उन चारों से जो एरिया घिरा हुआ होगा, बंद होगा, उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। अच्छा, कैसे करेंगे देखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको y इक्वल टू mod x का ग्राफ बनाना आना चाहिए और x एक्सिस का लाइन खींचनी आनी चाहिए, x इक्वल टू -2 का ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, x इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर ये 4 चीजें इनका ग्राफ ड्रॉ करना आपको आता है तो फिर इंटीग्रेशन करना है इसका, तो एरिया निकल जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन से। बहुत सिंपल और इजी है, लेकिन ये चारों का ग्राफ आपको आना चाहिए। अब अगर नहीं आता है तो देख लीजिएगा भाई कैसे। देखो, अब आपको पता है, ये तो आपको पता ही होगा स्टूडेंट कि ये y एक्सिस होती है और ये भी आपको पता ही होगा कि ये x एक्सिस होती है। राइट, x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है जी। अब x एक्सिस का ग्राफ ये हो गया जी, x एक्सिस का ग्राफ बस ये है x एक्सिस। राइट, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, हाँ, इसको मापांक फलन भी कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं स्टूडेंट। तो इसका ग्राफ क्या होता है देखिए, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ याद कर लो अगर आपको पता नहीं। देखो, अगर हम ड्रॉ करना भी आता है, x और y की वैल्यू रखो, x इक्वल टू 0 रखो, y का मान 0 आ रहा है ऐसे करके, लेकिन आप सिंपल याद रखो फिलहाल y इज इक्वल टू मॉड एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। एक y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ होता है, यहां से ऐसे ओरिजिन पे आएगा, फिर यहां से इधर जाएगा, बस ये ओरिजिन है। ठीक है जी। एक्स और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। गंगा और यमुना जहां पे मिलती है वहां ओरिजिन हो गया है ना। तो देखिएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो ओरिजिन से ठीक बीच में जाता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ठीक बीच में जो लाइन जाती है ना, ये वाली लाइन, ये हो गई। और फिर सेकेंड क्वाड्रेंट के एक्स और वाई एक्सिस के ठीक बीच से ऐसी जो लाइन जाती है, ये वो ड्रॉ कर दो ठीक बीच से। तो ये जो ग्राफ है ये और ये आपका y इज इक्वल टू मॉड एक्स हो गया। y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है जी, ये पूरा ये और ये। राइट, अच्छा, दूसरा x इज इक्वल टू -2। अब देखो x बराबर -2 कहां पे होगा। देखो ये x बराबर, यहां पे आप x बराबर -1 ले लो, फिर उतनी डिस्टेंस पे आगे यहाँ पे x बराबर -2 ले लो। आगे जाएंगे तो यहाँ 0 है, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे +1 है और यहाँ पे +2 है। 3, 4, 5 इधर -1, -2, -3, -4, ये तो संख्या रेखा पे आपको पता होगा ना, एक्स एक्सिस पे जाता है। ऐसे 1, 2, 3 ऊपर, -1, -2 नीचे वाई एक्सिस पे जाता है, ये तो पता ही होना चाहिए आपको। राइट, अच्छा, अब कह रहा है कि x बराबर -2, x बराबर देखिएगा x बराबर -2 का अगर आपको ग्राफ बनाना है तो एक लाइन होती है x बराबर -2, और कहां पे होती है x बराबर -2 जो होती है ना, x बराबर -2 जहां पे होता है उससे होकर जाती है और x एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है और y एक्सिस के पैरेलल होती है लाइन, ये और ये आपकी ये जो ग्राफ है ना, ये लाइन है, ये है आपका x बराबर -2 का ग्राफ।
और x बराबर 2 का ग्राफ 2 से होकर जाएगी और x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। ये है आपका x बराबर 2 का ग्राफ। अगर मैं कहूं भाई x बराबर 0 का ग्राफ, तो x बराबर 0 का ग्राफ ये है। यहाँ पे x बराबर 0 होता है ना, तो y एक्सिस में x बराबर 0 होता है और x एक्सिस में y बराबर 0 होता है। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y बराबर 0। ये आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम बता चुके हैं और जगह भी स्ट्रेट लाइन का डिटेल लेक्चर हम बता चुके हैं। स्टूडेंट अपलोड है ऑलरेडी, वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, उसमें हमने ये सब चीजें बता रखी है, राइट। अब इन चारों के एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई जी, एक्स एक्सिस। वो कह रहा है कि जो ग्राफ है, ग्राफ एक्स एक्सिस और ये दो लाइनों के बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल का क्षेत्र एरिया निकालना है। ये देखो, ये और ये, इसका एरिया आपको निकालना है जी। अब देखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका एरिया कैसे निकलेगा। एक तो भैया ऐसा है, सिंपल तरीका भी है एक, चलो वो तो छोड़ो, उसको सिंपल तरीका भी है, लेकिन हमें इंटीग्रेशन से निकालना है। यहां पे लिखा हुआ हो सकता है कि बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन से बोला जाएगा, जैसे कि ये लिखा हो यूजिंग इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन से बोला गया कि इंटीग्रेशन से इसका एरिया निकालो, तो फिर इंटीग्रेशन से ही निकालना है। एक शॉर्टकट तरीका ये भी है कि भाई ये त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी त्रिभुज बन रहा है। इसकी यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? 2 है, और यहां से यहां तक की भी 2 ही होगी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 गुणा आधार 2 है, गुणा लंब भी 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 आपका एरिया। इसका एरिया है 2 है, और जितना ये इधर फैला हुआ, क्योंकि इधर 2 तक है, इधर भी -2 तक है, तो जितना एरिया इधर है इतना एरिया इधर है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है एक्सिस के अबाउट। तो जितना एरिया 2 या है, इसका मतलब ये भी 2 ही होगा, तो दोनों मिला के 4 हो, एरिया आपका आंसर आ जाएगा, अगर सिंपल तरीके से करते हैं तो। लेकिन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको उसी से ही करना होगा, और हमारा उद्देश्य भी उसी से करना यहां पे है स्टूडेंट अभी, ठीक है ना। तो आंसर 4 आना चाहिए बस। अब देखते हैं आंसर 4 आता है कि नहीं। अब कैसे करेंगे इसको, देखिएगा, इसमें एक -2 से 0 और फिर 0 से 2 इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, ठीक है जी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि केवल इसका एरिया निकालो, उसका दुगना कर दो, या फिर यहां से यहां तक का एरिया अलग और यहां से यहां तक का एरिया अलग। अब दूसरी बात यह है कि जो ये ग्राफ है ना, इसमें 2 लाइन, एक 0 से -2 के बीच ये इधर जा रही लाइन, और 0 से 2 के बीच इधर जा रही लाइन। अब जो y = mod x, ये पूरा का ग्राफ है, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरे का ग्राफ है, हाँ। लेकिन इसका ग्राफ क्या है और इसका ग्राफ, इसकी इक्वेशन क्या है और इसकी इक्वेशन क्या है, क्योंकि mod x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं होता है, तो पहले हमें mod x हटाना होता है। अब o से लेकर b तक, हाँ, o से लेकर b तक ये वाला जो ग्राफ है, इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है स्टूडेंट y बराबर x, और इसकी इक्वेशन क्या है जो ये वाला है? इसकी है y बराबर -x। क्यों है? क्योंकि देखिएगा mod x, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो mod x के 2 मान होते हैं, एक x होता है और एक -x होता है। x तब होता है जब x की वैल्यू > 0 होती है, और -x तब होता है जब x < 0 होता है, ठीक है जी। जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी तो mod x बराबर x होता है। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से 2 के बीच क्या है? x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब mod x बराबर x होगा। देखो तो y बराबर x हो गया, y बराबर x हो गया, y = था नहीं, y = mod x, तो y बराबर x हो गया। और जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी मतलब 0 से -2 के बीच है, तो y बराबर -x, तो इसलिए y बराबर -x रख दिया, ठीक है। इतना समझ गए? अच्छा जी, ठीक है, और समझ गए। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि रिक्वायर्ड एरिया, जो हमें एरिया निकालना है वो कौन सा है? रिक्वायर्ड एरिया बराबर, एक तो ये है ओ सी और डी, एरिया ऑफ OCD प्लस एरिया ऑफ OAB, है ना, ये और ये, ठीक है जी। अच्छा, अब एरिया ऑफ OCD कैसे निकालेंगे? देखिएगा, OCD, राइट। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर नंबर 10 में, ये 11 लेक्चर हो गए स्टूडेंट, ठीक है। लेक्चर नंबर 10 में हमने आपको बहुत डिटेल से बता रखा है कि एरिया अंडर द कर्व कैसे निकाला जाता है। अगर वो अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए, तभी आपको यहाँ अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, एरिया अंडर द कर्व में हम क्या करते थे कि एक स्ट्रिप खींचते थे, हाँ,
एरिया अंडर द कर्व, मतलब एरिया से नीचे का कर्व और एक्स एक्सिस से ऊपर का। तो एक स्ट्रिप खींचते थे और उसकी चौड़ाई, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है इसकी चौड़ाई, तो इसको dx मान लेते थे और लंबाई इसकी y मान लेते थे, ठीक है जी। और तो इस स्ट्रिप, ये आयताकार पट्टी की लंबाई, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो y dx, लंबाई गुना चौड़ाई y dx, और कहां से कहां तक जा रहा है, -2 से 0 तक जा रहा है, ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन लगा देते थे हम -2 से 0 तक, एरिया OCD के लिए ये आ गया, ठीक है जी। प्लस फिर इंटीग्रेशन अब 0 से 2 तक जाएगा, 0 से 2 तक जाएगा, और यहां पे भी चौड़ाई dx हो जाएगी और लंबाई इसकी y मान लो, तो y dx हो गया जी। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आगे चलते हैं जरा, इंटीग्रेशन -2 से 0। अब -2 से 0 के बीच y की वैल्यू क्या है, -2 से 0 के बीच y की वैल्यू क्या है, -x है, तो यहाँ पे -x रख दो। और -x में क्या करते हैं हम कि माइनस बाहर ले लेते हैं और x यहाँ अंदर ले लेते हैं, क्योंकि -1 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, ठीक है, जो y की जगह -x रख दिया। प्लस फिर इंटीग्रेशन 0 से 2 हो गया, यहाँ पे y की जगह क्या है, 0 से 2 के बीच y का मान x है, तो ये x रख दिया और dx हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब x का इंटीग्रेशन, माइनस बाहर ऑलरेडी है, ध्यान देंगे, हाँ, माइनस बाहर ऑलरेडी, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 होता है, और माइनस बाहर तो है, लिमिट लग जाएगी -2 से 0। अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर आपने शुरू से देखे हैं तो आपको पता चल रहा है कि अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे रखते हैं, राइट। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, जब भी आप हमारे वीडियो लेक्चर देखते हैं तो सीरियल से देखिए। लेक्चर 1 डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं, राइट। तो फिर प्लस हो गया आपका, अब x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है, और फिर ये लिमिट लगा दिया आप 0 से 2, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे कहां बढ़े हम, चलो इधर ही बढ़ते हैं, हाँ, इसको जरा हम मिटा देते हैं। इज इक्वल टू, देखिएगा, माइनस और 2 कांस्टेंट है बटे में, हाँ, तो -1/2 तो बाहर आ जाएगा जी आपका, ठीक है जी। बचा अंदर क्या बचा, x² बचा, x² में एक बार अपर लिमिट लगा दो, एक बार लोअर लिमिट, x की जगह 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस, फिर -2 रखेंगे x के, -2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये रख दिया जी, ठीक है। फिर प्लस, फिर 2 कांस्टेंट है नीचे वाला, तो बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, देखिए ध्यान से, हाँ, x² में अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे 2, 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर ना 4 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, ठीक है जी, ये हो गया। अब देखिएगा, 0 में से 4 घटाएंगे तो -4 आएगा, और -1/2 बाहर है, -1/2 का गुणा -4 में करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 आएगा, राइट। प्लस यहाँ पे 1/2 गुणा 4 में करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। अभी हमने बताया भी था कि इसका आंसर 4 आना चाहिए, तो इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही आया है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आप अपनी बुक से भी प्रैक्टिस करिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जो हमने समझा है, जो सर ने हमको बताया है, हमको समझ में आ गया है। अगर आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन के, वो आंसर सही आता है, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ना भी चाहिए स्टूडेंट। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व x² + y² = 16 यूजिंग इंटीग्रेशन। इस कर्व के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए समाकलन का प्रयोग करके, ठीक है जी। अब सबसे पहले बात यह है कि जो ये कर्व है, ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जी, राइट। तो देखिएगा, ये क्या है, देखिए हमें तो पता है भैया, ये सर्किल का इक्वेशन है जिसका ओरिजिन मूल बिंदु पे होता है, और इसका रेडियस जो है 4 है। हम इसे देख के ही बता दे रहे हैं, आपको भी अगर ये पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा, देखिएगा, हमने सर्किल का डिटेल लेक्चर, एक सर्किल की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें बहुत अच्छे से सर्किल को समझा रखा है, आप वहां जाके प्लेलिस्ट में, सर्किल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वृत्त, हाँ, तो देखिएगा उसमें क्या है कि x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r²। ये सर्किल का व्यापक रूप होता है, जिसमें h, k जो है, h, k उसका सेंटर होता है, और सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं, और त्रिज्या उसकी r होती है, ये वाला r त्रिज्या होती है, ठीक है जी। अगर h
की जगह जीरो रख दें, के की जगह जीरो रख दें, तो x माइनस जीरो का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, y माइनस जीरो का स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर h और k की जगह आप जीरो रख देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये ऐसा ही है, देखो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सेंटर है वो मूल बिंदु पे है, ओरिजिन पे है, राइट। और आर स्क्वायर मतलब 16, आर स्क्वायर की जगह 16 है तो 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर मतलब त्रिज्या 4 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इसको देख के आपको पता लगना चाहिए कि ये जो सर्किल की इक्वेशन है, इसको देख के पता लगना चाहिए आपको कि ये एक सर्किल की इक्वेशन है। और सर्किल की इक्वेशन इस प्रकार से है कि इसका जो केंद्र बिंदु है ना, केंद्र है वो ओरिजिन पे है, 0,0 पे है। इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, मतलब मूल बिंदु पे है। और त्रिज्या इसकी, ये त्रिज्या हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक, ए तक। हाँ, इधर बी ले लो, ये सी ले लो, ये डी ले लो, ठीक है। ये यहां से यहां तक, ओ से लेकर ए तक त्रिज्या हो जाएगी। और ये आपकी 4 है, क्या है ये 4 सेंटीमीटर, ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस 4। क्योंकि इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब ओरिजिन पे इसका सेंटर है और त्रिज्या इसकी और रेडियस इसकी 4 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने ये ड्रॉ करना सीख लिया, आपको पता चल गया कि त्रिज्या 4 है और मूल बिंदु पे इसका केंद्र है, तो आप ड्रॉ कर लेंगे आसानी से। एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। अब इंटीग्रेशन का यूज करके इसका एरिया निकालना है। इसके द्वारा जो एरिया कवर है ना अंदर का, ये इसका क्षेत्रफल क्या है ये निकालना है। तो क्या होता है स्टूडेंट, अगर जब वृत्त का केंद्र ओरिजिन पे होता है तो वो चारों कोऑर्डिनेट में समान रूप से विभाजित होता है। जितना एरिया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसका, उतना ही इसमें है, उतना ही इसमें, उतना ही, क्योंकि ये सिमेट्रिक। हमने पिछले इसमें बताया था कि जब x का स्क्वायर होता है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, सममित, मतलब जितना y के इधर है उतना y के उधर है। और जब y का स्क्वायर होता है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, x के नीचे जितना है उतना ही ऊपर भी है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर भी है, y का स्क्वायर भी है। जब दोनों का स्क्वायर होता है तो x के अबाउट भी सिमेट्रिक होता है और y के अबाउट भी सिमेट्रिक होता है। तो y एक्स एक्सिस से जितना ऊपर क्षेत्रफल है उतना ही नीचे है, और y के इधर जितना क्षेत्रफल है इधर भी उतना ही क्षेत्रफल है। तो कहने का मतलब ये है कि चारों एरिया बराबर है, चारों कोऑर्डिनेट में जो एरिया घिरा हुआ है वो बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि एक का निकाल देंगे, हाँ एक का, इसका OACO, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल देंगे और उसको 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि जितना ये है उतना ही सारे तो उसको 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है जी। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर हो जाएगा, देखिएगा, रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या होगा बताइए, 4 गुना OAC का एरिया, OACO का एरिया या एरिया ऑफ ओएसी, ठीक है जी, बराबर 4 गुना। अब एरिया ऑफ ओएसी क्या होगा जी, देखिए सबसे, देखिए तो मैं बताऊंगा अभी, लेकिन आप सिंपल, जब अगर यूजिंग इंटीग्रेशन नहीं दे रखा होता तो आप क्या करते बताइए। सर्किल का एरिया निकालने के लिए बोला जाता तो आपको पता होना चाहिए कि सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई गुणा आर की जगह आप 4 का स्क्वायर रख देंगे तो 4 चौको 16, तो 16 पाई आपका आंसर आ जाएगा, राइट। क्या आ जाएगा, 16 पाई आपका आंसर आ जाएगा। अब 16 पाई जब आंसर आ गया आपका तो इसका मतलब इसका एरिया 16 पाई है। लेकिन यूजिंग इंटीग्रेशन से प्रयोग करना है, तब आपको एरिया निकालना है, तो 16 पाई आना चाहिए भैया। अगर 16 पाई आता है तो इसका मतलब आपका एरिया सही है। अच्छा अब देखिएगा, 4 गुना एरिया ऑफ ओएसी। अब इसका एरिया निकालना है, केवल इसका निकालो और उसको 4 से गुणा कर दो, तो सारे सर्किल का एरिया, सर्किल द्वारा घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसको कैसे, इसको हम बताते हैं आपको कि भाई एक स्ट्रिप खींचते हैं हम, जैसे कि हम पहले से बताते आ रहे हैं एरिया अंडर द कर्व में, पिछले लेक्चर में। एक स्ट्रिप खींचिए और ये ओ स्ट्रिप जाएगी ओ से लेकर 4 तक। देखो ए बिंदु पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, 4,0, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है ना वो 4 है। यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी, इसकी 4 है। तो जब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4 है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी।
और y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है और यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है। तो 0 से लेकर 4 तक ये स्ट्रिप जाएगी, ये जो पट्टी है ना आयताकार पट्टी, ये 0 से लेकर 4 तक जाएगी और पूरे एरिया को कवर कर लेगी, राइट। तो इसमें हम क्या करते थे, इसकी चौड़ाई कितनी, स्ट्रिप की चौड़ाई, स्ट्रिप हाँ चौड़ाई dx लेते हैं क्योंकि x एक्सिस पे है, राइट। चौड़ाई उसकी x एक्सिस पे इसलिए dx लेते हैं और लंबाई इसकी क्या लेते हैं फिर y, जब इसको dx तो y, अगर y एक्सिस पे होती है इसकी चौड़ाई तो dy लेते हैं और लंबाई इसकी y लेते हैं फिर, जैसे कि हम पीछे बता चुके हैं, राइट। अब इस पट्टी की लंबाई गुना चौड़ाई कितनी हुई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई y और चौड़ाई dx, y dx, और इंटीग्रेशन लगा दो 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि ये 0 से लेकर 4 तक है, ये पट्टी जो है ना 0 से लेकर 4 तक जाएगी, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है जी हाँ। और 4 का गुणा किया तो पूरे का आ जाएगा, राइट। अच्छा तो 4 गुना इंटीग्रेशन 0 से 4, y की वैल्यू क्या है इसमें, y की वैल्यू, अब y की वैल्यू निकाल दीजिए, क्या दिक्कत आ रही। देखिएगा आपको पता है कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर माइनस 16 है, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ तो 16, 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब यह हुआ कि y की जगह पे आप जो फंक्शन है ना, यहाँ पे y की वैल्यू सर्किल पे है ना, y यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे अगर p पॉइंट ले ले तो इसके कोऑर्डिनेट x, y होंगे, और यहाँ पे y जो है सर्किल पे है तो y की वैल्यू सर्किल से ही तो निकलेगी, राइट, सर्किल से तो निकलेगी, इस कर्व से तो निकलेगी, और यहाँ से y की वैल्यू अंडर रूट 4 स्क्वायर, अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर निकल गया और ये dx लग गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए जी, अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में मैं आपको बता चुका हूं कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इसका अगर आपको पता नहीं स्टूडेंट, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लेक्चर आपने पढ़ दिए होंगे, अगर नहीं पढ़े तो जरूर पढ़िएगा। तभी देखिए यही मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सीरियल से पढ़िए, सीरियल से। पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां से 1 से लेकर 8 तक के सारे लेक्चर पढ़ लो। उसके बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें भी 1 से लेकर 8-10 तक जितने भी लेक्चर पढ़ लीजिए। भाई 20 लेक्चर में आपको पूरी इंटीग्रेशन 20 लेक्चर में, और 50-50 मिनट के लेक्चर है मैक्सिमम, तो 20 लेक्चर में आपको पूरी इंटीग्रेशन, ये लगा लो कि 50%, 100 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पेपर है तो 50 मार्क्स की केवल इंटीग्रेशन आता है, और 20 लेक्चर से आपको 50 मार्क्स कंफर्म हो जा रहे हैं, वो भी घर बैठे, और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के साथ। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। अगर आप ट्यूशन कहीं ऑफलाइन जाते हैं या क्लास में पढ़ते हैं तो वहां पे भी अगर इतना डिटेल से पढ़ाया जाए तो कम से कम 30-35 लेक्चर बनते हैं स्टूडेंट, और आपको घर बैठे इतने अच्छे तरीके से आपको मिल रहा है तो उसका फायदा उठाइए ना, है ना। तो देखिएगा हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको बताया था कि इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ये होता था कि x/2 और अंडर रूट के अंदर सेम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस था शायद, हाँ प्लस था, प्लस ए स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स x/a, ये था जी। इसका इंटीग्रेशन ये होता है, ये आपको याद रखना था। प्रूफ भी शायद हमने किया था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, लेकिन याद भी रखना है आपको। याद इसलिए क्योंकि बार बार इसको प्रूफ करना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्रूफ करने बैठेंगे तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, राइट। तो याद रखना था कि x/2 अंडर रूट के अंदर सेम प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x/a, ठीक है जी। अब प्लस है तो कुछ दूसरा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो दूसरा फॉर्मूला है, सब हमने वहां पे बता रखे हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा इज इक्वल टू 4 इंटू इसका इंटीग्रेशन। अब अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ पे a की जगह पे 4 है बस, ठीक है ना, 4 स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा x की जगह तो x ही है, तो 4 तो बाहर रहेगा, यहाँ पे लिमिट भी लगेगा एक्चुअली 0 से 4, है ना। तो ये हो जाएगा आपका x/2 अंडर रूट के अंदर सेम 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 2, a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16/2 कर देते हैं, और साइन इनवर्स x/a का मतलब है 4, राइट। तो ये हो जाएगा आपका, और लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर 4 तक, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करिए,
इसको सॉल्व, एक बार अपर लिमिट रखो एक बार लोअर लिमिट रखो, इज इक्वल टू 4 तो आपका बाहर है ही, एक बार अपर लिमिट मतलब x की जगह पे 4 रखेंगे तो 4/2 और यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का 0, तो यहाँ पे कुछ भी रखने से कोई फर्क नहीं क्योंकि पूरा का पूरा 0 हो जाना है, राइट। तो ये तो हो गया जी 0 आपका, प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4/4 साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है देखिएगा, साइन इनवर्स 1, और 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है पता है आपको, साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन π/2 की ना, साइन 90 का मान 1 होता है ना, हाँ यस, साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 की जगह साइन π/2 लिख दिया आपने, राइट, कोई दिक्कत नहीं, तो साइन वर्ड से साइन हट जाएगा तो π/2 बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 16/2 तो 8 हो गया, इंटू यहाँ पे टोटल मिला के π/2 आ रहा है, π/2 आ रहा है, ठीक है जी, बंद कर दो, माइनस फिर लोअर लिमिट रखो, एक बार x की जगह 0 रखो, तो यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 रखें तो साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये भी 0 हो जाएगा, राइट, इतना हो गया जी। अब अंदर क्या बचा, 4 बाहर है, अंदर केवल 8π/2, मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 से 8 काट दो, 4π बचेगा, 4π अंदर बचा, और 4 का अंदर गुणा करते 4 चौको 16π हो गया, और देखिएगा स्टूडेंट 16π ही आपका आंसर होना चाहिए था, तो आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से इसको निकालेंगे बाय इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन नहीं तो तब तो सिंपल निकाल सकते पाई स्क्वायर, आपको पता ही है सर्किल का एरिया होता है, लेकिन यूजिंग इंटीग्रेशन है तो भैया ऐसा करना पड़ेगा आपको, और 10 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे, राइट। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप करेंगे, और फिर चलते हैं स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व x is equal to minus y square and x is बिटवीन, यहां से हमने मिटा दिया क्या, बिटवीन क्या था यहाँ पे, कोई नंबर होगा इससे आगे, यहां पे था आगे बिटवीन x is equal to -3 to x is equal to 0, राइट, ये है। अब इसको कैसे करेंगे देखिएगा, आपको ये कर्व है जो इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए, x एक्सिस तो आपको पता ही होगा, और x इक्वल टू -3 का ग्राफ बनाना आना चाहिए, x इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाना आना चाहिए, इन चारों का ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x इज इक्वल टू -y स्क्वायर, देखिए y इज इक्वल टू 4a, y स्क्वायर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक तो इसका ग्राफ होता है, एक होता है इसका ग्राफ y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ठीक है जी। ये पैराबोला परवलय, हमने पैराबोला के डिटेल लेक्चर जो है आपको प्लेलिस्ट में अपलोड ऑलरेडी कर रखे हैं, आप चाहो तो पैराबोला के डिटेल लेक्चर देख लें पहले, तो सब समझ में ये आएगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये पैराबोला होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू -4x, और एक होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और एक होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ये 4 प्रकार के पैराबोला आपको सिंपल रूप में देखने को मिलेंगे, और इनके ग्राफ बनाने आपको आने चाहिए, तभी आप ये एरिया बाउंडेड द कर्व वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपको ग्राफिकल नॉलेज बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ कैसे बनेगा जी, शीर्ष इनका, इन सब का जो शीर्ष होता है ना, शीर्ष वर्टेक्स, वो ओरिजिन पे ही होता है, यहां पे ही होता है। y स्क्वायर जब होता है तो x के अबाउट सिमेट्रिक होता है ग्राफ, जब y का स्क्वायर होता है ना तब x के अबाउट सिमेट्रिक होता है, मतलब कि ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, एक्स एक्सिस के जितना ऊपर उतना नीचे, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो जब y का स्क्वायर होगा तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, जितना x के ऊपर होगा उतने नीचे होगा, तो या तो फिर ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इसका मतलब ऐसे होगा, राइट, तो इसका मतलब ये ऐसे होगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ ऐसे होता है जी, और y स्क्वायर इक्वल टू -4x का ग्राफ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि y स्क्वायर का मतलब x के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसे x के जितना ऊपर है उतना नीचे है, ठीक है ना। ये ऐसा तो नहीं कि y के जितना इधर है उतना इधर है, ऐसा तो नहीं है ना।
तो जब y का स्क्वायर होता है तो x के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तब इसका मतलब या ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, माइनस चिन्ह है तो फिर ऐसे होगा, उल्टा x की नेगेटिव डायरेक्शन में होगा ये, तो इसका ग्राफ ही होता है। इसी प्रकार से अगर इनकी बात करें भाई हम, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो प्लस है तो ऊपर की तरफ बनेगा ऐसा, राइट। अच्छा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, एक्स स्क्वायर है, सॉरी ये y है, हाँ ये y है, 4ay होगा यहाँ पे, हाँ ये y है, राइट। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay तो ये होगा, और जब एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब y तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो इसका मतलब ये नीचे होगा क्योंकि माइनस चिन्ह आगे लगा हुआ, तो इसका ग्राफ ऐसे होगा जी, ठीक है जी। अब आप देखिएगा ये कौन सा ग्राफ है, ये आप देख लीजिए ये कौन सा ग्राफ है। अब देखिएगा अगर हम इन चार में से किसी एक रूप में बनाना चाहें, वाई स्क्वायर है ना इसमें, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पे एक्स बराबर माइनस वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, माइनस एक्स होगा, माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो ना, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। तो वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स का मतलब है कि ये कैसा ग्राफ होगा, वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स, भले x की जगह यहाँ पे x के आगे यहाँ पे 4 माइनस 4a है, यहाँ पे x की जगह माइनस 1 है, तो अंतर तो थोड़ा सा ही है बस, और केवल a का अंतर है ना, तो इसका मतलब सेम एज इट इज इसके जैसा ही है, इसका मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा। ये आपको इंपॉर्टेंट समझना है कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो आपने देखा ना ये जो है ये मिलता जुलता है इससे, तो इसका मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा, वाई स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और माइनस है तो एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। बस ये दो चीज आपको याद रखनी है कि एक्स का स्क्वायर है कि वाई का स्क्वायर है, और प्लस है कि यहाँ पे प्लस है कि माइनस है, राइट। बस इन्हीं से आपको डिसाइड हो जाएगा कि ये इसका ग्राफ कैसे बनना है। तो ये बन गया जी, इसका जो ग्राफ है ये है बस। अब वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस तो आपकी ये है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपकी एक्स एक्सिस है। दूसरा एक्स इक्वल टू माइनस 3। अब देखो यहाँ पे 0 होता है जी, यहाँ पे 1 होता है जी, यहाँ पे 2 होता है जी, और यहाँ पे 3 होता है जी, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि x इक्वल टू माइनस 3, एक्स इक्वल टू माइनस लगेगा भाई, हाँ माइनस लगेगा, -1 -2 -3 इधर की तरफ माइनस होता है ना, तो x बराबर -3, x बराबर -3 ये है जी, ये है x बराबर -3, ये वाला डंडा x बराबर -3 है। अब x बराबर 0 तो ये है जी, ये x बराबर 0 है। तो वो कह रहा है कि x एक्सिस और x बराबर -3 और x बराबर 0 और ये ग्राफ, इसके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, इसके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो कहने का मतलब x एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब ये वाला नीचे की जरूरत आपको नहीं होगी, इसकी जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि x एक्सिस के ऊपर और x बराबर -3 से इधर और x बराबर 0 से इधर, तो कौन सा एरिया है, ये आपका हो गया OABO। इस एरिया को आपको निकालना है, और इसको एरिया को निकालने के लिए आपको हम एक स्ट्रिप बीच में खींचते हैं, ये पूरा एरिया निकालना है ना, ये वाला निकालना है आपको, रिक्वायर्ड एरिया। तो और इस क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो ये dx हो जाएगा, और ये लेंथ इसकी y हो जाएगी। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ AOBA बराबर इंटीग्रेशन, ये पट्टी -3 से 0 तक जाएगी, तो लिमिट लग जाएगी -3 से 0, और पट्टी के क्षेत्रफल y dx होगा जी, और इंटीग्रेशन -3 से 0 y की जगह, ये जो कर्व है यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, देखो ये y है ना, तो y स्क्वायर बराबर -1। तो इस प्रकार से y की जगह आपको √x रख देना है, और इसका फिर dx करके इंटीग्रेशन करके सॉल्यूशन निकाल देना है। x की √x का मतलब x की पावर 1/2 होता है, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 1/2 में एक और जोड़ दो तो x की पावर 3/2 हो जाएगा, और इसका लिमिट -2 से 0 लगा दिया, आप आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये मेन ये है कि आपको ये डिजाइन करना आना चाहिए, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन तो हम पहले बहुत कुछ बता चुके हैं, राइट। इस प्रकार से ये करना है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व x² अपॉन 16 + y² अपॉन 9 = 1 यूजिंग
इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन का प्रयोग करके इस कर्व के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है और इसका ग्राफ ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब x² / 16 + y² / 9 = 1 क्या होता है, जरा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ जरा, क्या होता है। तो इलिप्स, दीर्घ वृत्त, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। आप मैथ्स गुरुजी एंड नौटियाल चैनल जो नीचे दिख रहा है उसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ऊपर प्लेलिस्ट दिखेगी, प्लेलिस्ट में टच करेंगे तो फिर नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए आपको जाएंगे तो आपको इलिप्स, दीर्घ वृत्त के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसको ओपन करेंगे तो दीर्घ वृत्त के क्वेश्चन और दीर्घ वृत्त क्या होता है, कैसे होता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, सब हमने वहां पे बता रखा है। लेकिन नहीं आपने देखा है तो यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा कि भाई इससे अगर आपको x² / a² + y² / b² = 1 कुछ दिखे, ऐसा बीच में प्लस होना चाहिए, हाँ, और दिस अपॉन दिस ऐसे करके अगर यहाँ पे 1 है तो समझ लीजिए कि ये इलिप्स का क्वेश्चन है। और ए अगर बी से बड़ा है तो पड़ा लेटे हुए अंडे के जैसा बनेगा, और ए अगर छोटा है बी से तो खड़े अंडे के बराबर बनेगा, खड़े अंडे के जैसा बनेगा, राइट। तो इसका मतलब ए, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए बड़ा है, यहाँ पे 16 बड़ा है 9 से, तो इसका मतलब ये पड़े अंडे के बराबर बनेगा, ठीक है जी। तो और दूसरी चीज क्या है कि जो इसका सेंटर होता है वो ओरिजिन पे होता है, जो इसका सेंटर होता है वो ओरिजिन पे होता है। तो लेटे हुए अंडे के जैसा तो भैया इसका ये है जी दीर्घवृत्त, और इसका जो सेंटर है ना वो ओरिजिन पे होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ओरिजिन पे होगा, ठीक है जी। ये मान लेते हैं हम, ये यहाँ पे ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, राइट। अब ये जो इलिप्स है इसकी इक्वेशन बना रहे हैं हम, ठीक है। अब ये ए है ना, जो ये जो डिस्टेंस होती है यहां से लेकर यहां तक की होती है, ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस होती है। यहाँ पे ए की जगह पे क्या है 16 को आप इसको x² / 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, प्लस y² / 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 1। तो a की जगह 4 है तो इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है 4 है। तो a पॉइंट पर x की वैल्यू 4 हो जाएगी और y की वैल्यू x एक्सिस पे 0 ही होती है जी, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जितना ये इधर की तरफ फैला हुआ उतना इधर भी होता है, x जितना y एक्सिस के राइट साइड है उतना y एक्सिस के लेफ्ट साइड भी है। क्यों? क्योंकि जब x का स्क्वायर होता है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, और जब y का स्क्वायर होता है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, जितना ऊपर उतना नीचे। तो x का स्क्वायर भी y का स्क्वायर भी, तो चारों तरफ ये x के अबाउट भी, x के ऊपर नीचे भी बराबर फैला हुआ है और y के इधर उधर भी बराबर फैला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया है उतना ही ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये वाला निकाल देंगे तो 4 से गुणा कर देंगे तो सारे का निकल जाएगा, जैसे कि हमने सर्किट में आपको बताया था, ठीक है जी। अच्छा अब देखिएगा अब इसका एरिया निकाल, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये बी पॉइंट मान लो, हाँ, इस जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक 4 है उतना यहाँ पे 4 है, लेकिन इधर की तरफ -4 होता है कोऑर्डिनेट, -4, 0। अब ऊपर की तरफ जाएंगे आप तो ये होगा आपका 0,3 और ये होगा 0,-3। ये इलिप्स हम बता चुके हैं, इसकी जरूरत हमें है नहीं वैसे, लेकिन क्या करेंगे अब हमें इस पूरे का एरिया निकालना है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओ ए बी ओ का निकालेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रिप लेते हैं, पतली पट्टी लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और उसकी चौड़ाई कितनी क्या लेंगे dx लेंगे, क्योंकि x एक्सिस पे है ना, और लंबाई इसकी क्या लेंगे y लेंगे। तो ये जो ये पॉइंट P है ना, इसके कोऑर्डिनेट x, y हो जाएंगे अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस हम x लेते हैं तो, ठीक है जी। ये x से y तो x, y, तो x, y इस इलिप्स पे है तो y की वैल्यू हमें इस इलिप्स से ही निकलेगी, ठीक है जी। अच्छा अब देखिएगा, बस इसमें ग्राफ बनाना आना चाहिए, तो फिर तो कैलकुलेशन तो कुछ ज्यादा है नहीं। रिक्वायर्ड एरिया बराबर जो हमें चाहिए वो क्या है, वो है 4 गुना ओ ए पी बी ओ का एरिया, या एरिया ऑफ ओ ए पी बी ओ, ओ ए पी बी ओ का एरिया निकालो, 4 से गुणा कर दो, इज इक्वल टू 4 गुना ये पट्टी का एरिया है y dx,
और ये पट्टी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेकर a तक है ना, ये देखो ना ऐसे, यहाँ 0 से लेकर a तक। तो यहाँ पे और x की वैल्यू क्या है 0,0, तो x की वैल्यू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 4, तो 0 से 4 तक जाएगा जी, तो लिमिट लग जाएगी 0 से 4। ठीक है ना, आप समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, राइट। और 4 गुना इंटीग्रेशन 0 से 4 y dx, y की वैल्यू आपको यहां से रखनी होगी, राइट। अब देखिएगा, चलो वो भी निकाल लीजिए भैया, है ना, क्या दिक्कत आ रही है, देखो यहां से निकालते हैं हम, ऐसे निकाल सकते हैं इसको कि x² का स्क्वायर माइनस y² 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपको y की वैल्यू निकालनी ना, तो इसको इधर लेके आओ, तो y² 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस x² 4 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, और एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई में जाएगा, तो y² बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, राइट। अब यहां से y बराबर क्या होगा, प्लस माइनस लगेगा, लेकिन हम प्लस वाला ही लेंगे, y² स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा। जब यहाँ पे रूट लगेगा तो 3 स्क्वायर का रूट तो 3 होगा, 4 स्क्वायर का रूट 4 होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता ना, तो 3/4 आएगा, और अंडर रूट के अंदर आपका 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत नहीं भैया। तो इसका मतलब y की जगह ये रखेंगे, ये निकालना आपको आना चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा 3/4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और ये dx। ठीक है जी। अब ये 3/4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, राइट। तो 4 गुणा 3/4 अंडर रूट के अंदर 0 से 4 अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। ठीक है जी, 4 से 4 कट गया, यहाँ 3 बचा। अब अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मैंने अभी जस्ट पिछले इसमें बताया है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लिमिट लगा दो 0 से 4, एज इट इज बिल्कुल जैसा उसमें था ऐसा ही इसमें भी करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इससे आगे मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, राइट। तो इसको सॉल्व करके हमें बताइए कि आंसर इसका क्या आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Using integration, find the area of the region in the first quadrant enclosed by the x-axis, the line y is equal to x and the circle this x² plus y² equal to 32। मतलब कि x एक्सिस और लाइन y इक्वल टू x और सर्किल x² प्लस y² बराबर 32 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है समाकलन की सहायता से। तो ये आपको पता है स्टूडेंट, ये सर्किल की इक्वेशन है। कैसे है ये आपको पता होना चाहिए कि सर्किल की इक्वेशन x² प्लस y² बराबर r² होती है, जिसमें ओरिजिन आपका मूल बिंदु पे सॉरी सेंटर आपका ओरिजिन पे होता है। ठीक है, क्योंकि x² प्लस y² बराबर 32 में, हाँ 32 की जगह यहाँ पे r² की जगह यहाँ पे 32 है, तो इसको आप उस रूप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि जो ये इक्वेशन है ना, x² प्लस y² इज इक्वल टू 32 को r² के रूप में लिखना है, तो आप लिख सकते हैं 4 × 16 4 रूट 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा, अब इसका हमें सबसे पहले तो हमें सर्किल बनाना है जी। ये सर्किल बन गया जी, और सर्किल का आपको पता होना चाहिए कि सर्किल का जो सेंटर है वो मूल बिंदु पे है, ओरिजिन पे है। ठीक है जी, ये ए बिंदु ले लो, ये बी बिंदु ले लो, ये सी बिंदु ले लो, ये डी बिंदु ले लो। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है, एक तो सर्किल आपने बना दिया, दूसरा सर्किल बनाने के साथ साथ आपने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे कि ये ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस जो होगी उसकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या मतलब रेडियस होगी, और रेडियस कितनी आ गई है इसके तुलना करेंगे तो 4√2 आई है जी। 4√2 आई, क्या आई है, ये आई है आपकी 4√2, यहां से लेकर यहां तक। तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट इसका 4√2 होगा और y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गई। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि y इज इक्वल टू x पता होना चाहिए आपको स्टूडेंट। y इज इक्वल टू x, जो इसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो
फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के ठीक बीचों बीच ओरिजिन से होती है 45 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा जो होती है y = x होती है। ये आपको पता होना चाहिए। ये वाली ये है y = x, यहाँ पे लिख सकते हैं y = x। ठीक है जी। अब ये इस सर्किल को इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं P पॉइंट। चलो ठीक है जी। अब यहां से हम एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, P से Q, राइट। अब क्या है, वो कह रहा है कि ये लाइन और x एक्सिस और सर्किल के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। तो ये है आपका वो वाला क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है जी। ठीक है जी। अब इसमें अंतर क्या है कि एक पहले हम क्या करते थे कि एक पट्टी लिया और उसका जो चौड़ाई है वो dx है और लंबाई y है, और y dx इसका इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट लगा दी 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, उसमें ऐसा करते थे। लेकिन यहां पे y जो है ना, यहां से लेकर यहां तक y कुछ और है, फिर यहां से लेकर यहां तक y कुछ और है। देखो यहां O से लेकर P तक y की वैल्यू क्या है इस पर, ये O से लेकर P तक ये लाइन की इक्वेशन y = x, तो यहां से लेकर यहां तक y का मान x है, और P से लेकर A तक y का मान, ये सर्किल है, यहां से y का मान यहां से निकलेगा, यहां से y का मान निकलेगा y = √32 - x², ये निकलेगा। तो यहां से लेकर यहां तक y का मान कुछ और है। तो जब y की वैल्यू चेंज हो रही है तो इसका एरिया अलग निकालना पड़ेगा P से इधर के लिए, और उससे उधर के लिए अलग निकालना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो एक बार लिमिट 0 से लेकर Q तक की लगेगी, और फिर एक बार लिमिट Q से लेकर A तक की लगेगी। अब लिमिट लगाने के लिए Q के पॉइंट आपको पता होने चाहिए। Q का पॉइंट मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। अब जब यहाँ पे सर्किल और ये लाइन मिल रही है, गंगा और जमुना मिल रही है, तो उस पे x की वैल्यू क्या होगी, x कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इक्वेशन इसको इक्वेशन 1 मान लो, और एंड एक y = x है, इसको इक्वेशन 2 मान लो, दोनों को सॉल्व कर लो। तो वहां से x की जो वैल्यू आएगी वो इस पॉइंट की वैल्यू आएगी, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट P है। तो y की जगह पे इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह पे x रख दो, इक्वेशन नंबर 1 पे y की जगह पे x रख दो। तो 1 and 2 एम्प्लाइज, देखो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, y की जगह पे x रख दिया हमने, तो x² + x², तो ये हो जाएगा 2x²। ठीक है जी, 2x², और यहाँ पे 32 है, ये 4√2 का स्क्वायर 32 होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से 2 बटे में जाएगा तो 16 हो जाएगा, x² बराबर क्या हो जाएगा 16, और x बराबर क्या हो जाएगा 4, ±4 होगा, लेकिन हम ऊपर है तो 4 चाहिए। तो x का मतलब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4, और y का जो भी होगा देखा जाएगा, y की हमें जरूरत नहीं है। तो Q पॉइंट पर x की वैल्यू क्या हो गई 4। तो एक बार 0 से 4 तक जाएगा, और एक बार 4 से A तक जाएगा। बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें। हाँ, जरा मैं इसको बताता हूं, उसके बाद आगे आप कर लेना। अब देखिए रिक्वायर्ड एरिया बराबर कि एक बार OQPO का एरिया प्लस QAPQ का एरिया। ठीक है जी, दोनों का एरिया निकाल लीजिए। अब इसमें देखिएगा, इसका एरिया स्ट्रिप है YDX, प्लस फिर है इसको भी, इधर भी एक स्ट्रिप ले लो, ये अलग लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ y की वैल्यू चेंज हो रही ना, इसलिए 2 स्ट्रिप अलग अलग आएंगे। यहाँ पे भी वही YDX लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। अब ध्यान देने वाली बात है कि लिमिट ये कहां से कहां तक है। इस वाले में O से लेकर Q तक, यहाँ पे O पे x का मान क्या है 0, और Q पे x का मान क्या है 4, तो 0 से लेकर 4 तक जाएगी, फिर 4 से लेकर 4√2 तक जाएगी, 4 से लेकर 4√2 तक जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोनों जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आप आगे आसानी से कर सकते हैं। 0 से 4, यहाँ पे y की वैल्यू देखो, 0 से 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक y ये है, स्ट्रेट लाइन है, तो y की वैल्यू 4 होगी, सॉरी y की वैल्यू x होगी, x dx। ठीक है जी। फिर प्लस इंटीग्रेशन 4 से लेकर 4√2, इसमें y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू यहाँ सर्किल से होगी, तो सर्किल से y की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। तो y की वैल्यू आप लिखेंगे 32 - x², और यहाँ पे dx। इसको आप सिंपल, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, a² - x² रूट के अंदर है, तो कैसे इंटीग्रेशन होगा, x का
इसका तो एक्स स्क्वायर बटे 2 ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार से स्टूडेंट इसको भी आप आगे सॉल्व कर लेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए। भाई टेक्नोलॉजी का जमाना है, पहले के जैसा तो है नहीं कि एक बार गुरुजी ने बोल दिया तो अब फिर से पूछ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उस समय डर भी बहुत लगता था, गुरुजी लोगों से मारते भी थे उस समय, डंडा मारते थे, तो इसलिए हम लोग तो डर जाते थे कि अरे छोड़ो क्या पूछना, घर पे ही देख लेंगे बार बार करके। अभी देखो ये कितना अच्छा फैसिलिटी आपके लिए 21वीं सदी में आपको ऊपर वाले ने दे रखी है, एक साइंटिस्ट ने दे रखी है कि आप बार बार पीछे करके देख सकते हैं, है ना। तो पीछे करके देख लीजिए फिर से, अगर कोई दिक्कत हो रही है, फिर भी कुछ दिक्कत होती है तो बुक से देखिए, हमसे क्वेश्चन पूछिए कमेंट में, हम आपको सारा डिटेल बताएंगे, राइट। तो इस प्रकार से स्टूडेंट एरिया अंडर द कर्व अप्लाई एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग लेक्चर नंबर 11 में एरिया अंडर द कर्व कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन भी और कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। अब हम इसके बाद जो बताएंगे वो बताएंगे एरिया बिटवीन द कर्व। अभी तक तो क्या था, एरिया अंडर द कर्व, अब बताएंगे एरिया बिटवीन द कर्व, दो कर्व के बीच का एरिया कैसे निकाला जाता है, ठीक है जी। अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में हम वो आपको बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको समझना है बहुत अच्छे से। यहां तक आप समझ लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।